नमस्कार मित्रों। बिजनेस बॉलीवुड और वाजपेयी के इस खास शो में आपका स्वागत है। हमारे जो खास मेहमान होते हैं नीरज वाजपेयी साहब, उनके साथ हम चर्चा करते हैं जिनको बिजनेस में, पॉलिटिक्स में, बॉलीवुड में बड़ा लंबा अनुभव है और उनके हाथ पांव जो है ना उसमें अंदर तक है, चाहे वो बॉलीवुड के लोग हों या बिजनेस के लोग हों। और पॉलिटिशियन से तो उनकी खासी दोस्ती है, तो इसलिए हम इस पर चर्चा करते हैं। पिछले हफ्ते आपको याद होगा कि उनके साथ हमने चर्चा की थी म्यूचुअल फंड्स को लेकर, और उस पर काफी अच्छा रेस्पॉन्स मिला। लोगों ने कहा कि म्यूचुअल फंड पर बहुत बेहतरीन जानकारी, ईमानदार जानकारी नीरज जी ने दी है, तो उसके लिए भी हम शुक्रिया करते हैं। और जब बात पिछले बार म्यूचुअल फंड की हुई, तो इस बार हम बात करेंगे म्यूचुअल रिलेशनशिप की, और वो ऐसे म्यूचुअल रिलेशनशिप जिसके बारे में नीरज जी बहुत खास तरीके से जानते, बहुत अंदर तक जानते, बहुत बारीकी से जानते, बहुत गहराई से जानते। वो म्यूचुअल रिलेशनशिप है राजनेताओं और कॉर्पोरेट्स की, बिजनेसमैन की, इंडस्ट्रियलिस्ट की। पॉलिटिशियंस और कॉर्पोरेट्स कैसे मिले जुले हैं, कैसे दोस्त हैं, ये दोस्ताना जो है वो कभी टूटता नहीं है। तो इस दोस्ती पर चर्चा करेंगे, और ये भी चर्चा करेंगे कि इस बार वो क्या बात करना चाहते हैं, कैसे स्टार्टअप की बात करना चाहते हैं। मौसम जो है फूलों का चल रहा है, बात करेंगे, महक पूरे शहर में, पूरे देश में फैली हुई है। इन सब पर चर्चा करेंगे। नीरज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुना कि आप गोवा गोवा से लौट कर आ रहे हैं, तो वो खुमारी अभी आपके पास होगी अब। उतर गई सर अब। तो जी सर, वैसे तो आप रिश्तों को बहुत बारीकी से देखते हैं, लेकिन ये जो रिश्ता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है कॉर्पोरेट्स और पॉलिटिशियंस का? सर, रिश्ता तो बहुत पुराना है। सोच नई होती रहती है हर 5 साल बाद, 8 साल बाद। नई लाइन दे सोच दी, नई रिश्ता पुराना, सोच नहीं। रिश्ता जन्म जन्म का है, वो रिश्ता कभी टूट नहीं सकता। और वो रिश्ता इसलिए भी है क्योंकि म्यूचुअल है। वो म्यूचुअल दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, है। कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को। और पॉलिटिक्स इटसेल्फ अ बिजनेस, तो यस। इसलिए फिर वो और गंभीर बात हो जाती है कि जब दोनों प्रोफेशन है, बिजनेस है, तो फिर ये संबंध जन्म जन्मांतर का है। केवल नजरिया बदलता रहता है समय समय के साथ। जब मैं देखूंगा तो दूसरा नजरिया होगा, आप देखेंगे तो दूसरा नजरिया होगा, लेकिन संबंध तो बहुत, रिश्ता वही है, सोच नहीं है। सोच नहीं है। तो कैसे चल रहा है ये रिश्ता, यदि पुराने रिश्ते से राजनेताओं को जोड़े? अब यदि मैं गांधी से बात करूंगा तो फिर बहुत पुरानी बात हो जाएगी कि आजादी से पहले वो जमनालाल बजाज और तमाम तरीके के कॉर्पोरेट्स के साथ आजादी की लड़ाई लड़ा। लेकिन आजादी के बाद जो ये रिश्ता है थोड़ा सा बदल गया, ट्रांस हुआ। तो उसको आप कैसे देखते हैं, कैसे आप हमें समझा सकते हैं कि ये कॉर्पोरेट्स का रिश्ता इन पॉलिटिकल पार्टीज के साथ या पॉलिटिकल लीडर्स के साथ रहा, और उसके मायने क्या है? और रिश्तों में अक्सर कहा जाता है कि कुछ ना कुछ तो फायदा होना चाहिए, किसका कितना बिल्कुल। फायदा होता विजय जी, आपने बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इसलिए पूछा कि जब हम लोग गांधी जी के जमाने से लोग बातचीत करते हैं तो बहुत पुरानी बात है। उस समय देश में एक ही पॉलिटिकल फोर्स थी, पॉलिटिकल फोर्स जो एक्टिव थी और बहुत बड़ी थी, सबसे ताकत थी उनके पास, पॉलिटिकल पावर की बात मैं कर रहा हूँ। तो बिजनेस से रिलेशनशिप वन साइडेड या एक ही तरह की, या कह सकते हो कि आप एक ही तरह थे। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा, आप अब सीधे आप मान लीजिए 75-80 के बाद आ जाइए, तो बिजनेसेस जो होते हैं, जो बिजनेसमैन हैं या घराने हैं व्यापारियों के लिए, उनके लिए अलग अलग फोर्सेस क्रिएट हो गई। फिर बहुत सारी पॉलिटिकल फोर्सेस आ गई, सोशल फोर्सेस आ गई। तो व्यापारी के लिए कोई ना दुश्मन है ना कोई दोस्त है, उसके लिए व्यापार सर्वोत्तम है। तो उसने जब पहले एक पॉलिटिकल फोर्स थी तो उसके साथ अलाइनमेंट था, जब बहुत सारी आ गई तो उसने सबके साथ अलाइनमेंट कर लिया है, क्योंकि है? और उसको बिजनेस है। अलग अलग बास्केट में अंडे रखे जाने लगे। एग्जैक्टली exactly, रखना ही पड़ेगा आपको। अब आप अगर आप एक ही तरह करेंगे तो आप शायद एक ही लोकेशन पे बिजनेस करेंगे, लेकिन आपको पूरे देश में बिजनेस करना है, तो फिर वो धीरे धीरे सबके साथ उनके संबंध हो गए। कोई राजनीतिक दल ये नहीं कह सकता कि उसके व्यापारियों संबंध नहीं है। अब मुलायम सिंह जी की जब सरकार थी यूपी में, तो आपने सुना ही होंगे कितने किस्से थे। इवन जी जयंत मल्होत्रा और अमर सिंह तो पार्टी ज्वाइन कर लिए थे, सांसद बन गए थे। जी। और ठीक है, जयंत मल्होत्रा जी वैसे का काशीनाथ जी के साथ भी बड़ा लंबा। वही संबंध थे। फिर कांग्रेस के साथ सबको मालूम है कितने, बीजेपी के साथ किसने मालूम है। तो चंद्रशेखर जी सांसद बने, फिर अब मंत्री बने, फिर सांसद बने। ये सिलसिला परोक्ष या सामने से होता रहता है।
हमने जो कहा ना, रिश्ता पुराना है, सोच नहीं हो जाती, हमें उसको कैसे देखें हम, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बिजनेस हाउसेस के अगर एंगल से आप सोचें तो उनको सबसे इसलिए बना के रखनी है कि उनको व्यापार करना है, और पॉलिटिशियंस को इसलिए रखनी है क्योंकि उनको इनकी जरूरत है। जरूरत है, पैसा एक चाहिए। बहुत मतलब सीमित तौर पे अगर इसको आप समालोचना के रूप से लोग देखते हैं कि फंडिंग के लिए वो दोस्ती रखते हैं, मुझे लगता है ये बहुत ही छोटा दायरा है सोचने सोच का। है, सोच है। दरअसल वो बिजनेसेस के थ्रू या इंडस्ट्री के थ्रू या बिजनेसमैन के थ्रू बहुत सारे देश के काम करते हैं। अपनी पॉलिसी एग्जीक्यूशन में उनकी मदद लेते हैं, आप ये कह सकते हैं। एग्जैक्टली। अब जैसे रोजगार का मसला है, सरकार कितनी नौकरी दे सकती है? नौकरी तो प्राइवेट इंडस्ट्री ही देगी। तो अगर उसको एनेबल नहीं करेंगे आप, तो नौकरियां कहां से आएंगी? तो ये मेरा मानना है कि फंडिंग एक बहुत छोटा सा इशू है, लेकिन बहुत सारे दूसरे काम है। सड़क बननी है, पुल बनने, सरकार कितनी बनाएगी? आपको मैं एक मजा बताऊं, यूपी में एक ब्रिज कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तर प्रदेश सेतु निगम था। जी। वो बहुत ही बढ़िया जेम कंपनी थी। उसका तो पता नहीं कहाँ गायब हो गया। आजकल वो बना रहे हैं ब्रिज की, नहीं बना रहे। एक समय वो बहुत अच्छे ब्रिज बनाते थे, वो खत्म हो गए, सरकारी कंपनी थी। ब्रिज बहुत अच्छे बने उनकी क्वालिटी के, मेरे को ऐसा याद आ रहा है। एग्जैक्टली। एनबीसी का भी बहुत सारे बने थे देश भर में। बिल्कुल। तो अब वो धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर में आ गए। तो बिजनेस इस देश के निर्माण में भी जरूरी है, इसलिए पॉलिटिक्स का उनके साथ कनेक्शन है, और वो रहेगा, हमेशा रहेगा। मेरा मानना है कि कॉम्प्लीमेंट जब मैं कह रहा हूं, वो इसलिए कह रहा हूं कि सरकार का धर्म है या पॉलिटिक्स का धर्म है कि वो ऐसी नीतियां, ऐसी पॉलिसी बनाए जो बिजनेस को मजबूत करे, एनेबल करे। और बिजनेस का ये धर्म है कि वो अपना मुनाफा तो जरूर कमाए, क्योंकि उनका काम यही है, लेकिन वो लार्जर इंटरेस्ट के भी काम करे, जो कि वो करते हैं। अब मान लीजिए हमने एक बहुत स्वार्थी होकर के अपनी एक कंपनी बनाई। मेरा स्वार्थ है कि मैंने कंपनी बनाई, मैं मुनाफा कमाऊंगा, मैं बिजनेस बड़ा करूंगा, लेकिन इनडायरेक्टली मैं बहुत सारे लोगों को रोजगार दूंगा। इनडायरेक्टली मैं बहुत सारी सर्विसेज कंज्यूम करूंगा, जिसके वजह से बिजनेस जनरेट होगा। जनरेट तो होगा। आप चाहे न चाहे आप उस प्रोसेस में चले जाते हैं, एंड दैट इज अ नेशन बिल्डिंग। कि आप बिजनेस को अलग करके देख ही नहीं सकते, अकेले सरकार के दम पे कुछ नहीं हो सकता। अब इसमें क्या होता है कि बिहाइंड द कर्टन किसी से आपके थोड़ा ज्यादा घनिष्ठ संबंध हो जाते हैं, और किसी से थोड़ा कम हो जाते हैं। या ये भी हो सकता है कि अच्छा, ये तो उनके बहुत खास है, तो ये मेरे बहुत खास है, तो ग्रुप बन जाते हैं। ये भी सच है कि कुछ बिजनेसेस एक पार्टी के बहुत करीब हैं, कुछ दूसरे बिजनेस दूसरी पार्टी के बहुत करीब हैं। तो जो विपक्ष में रहता है वो उनको, उनकी आलोचना करता है। ये चलता रहता है। जैसे अभी पिछले 8-10 सालों में अडानी अंबानी को बहुत क्रिटिसाइज किया जा रहा है। तो अंबानी ही तो पता नहीं कितने सालों से बिजनेस कर रहे हैं। अभी उन्होंने 48वीं अपनी एजीएम की है, तो 48 साल से तो बीजेपी की सरकार है नहीं, वो कैसे ग्रो करके आ गए? अडानी जी भी बहुत सारे लोग तो 35-40 साल से। कुछ आप शायद सुना सकते हो या समझा सकते हो कि धीरू भाई को धीरू भाई अंबानी बनाने, मतलब एक बड़ा बिजनेसमैन बनाने में कांग्रेस की भूमिका तो रही, कांग्रेस के एक बड़े नेता की भी बड़ी भूमिका रही। बिल्कुल 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 रही सर। वो तो मतलब आप सोचिए इतना बड़ा कैसे बन गए, क्योंकि सरकार ने एनेबल किया। अब इसको इसको कोई क्रिटिसाइज के तौर पे देखता तो देखता रहे। सरकार का काम है कि आप बिजनेस के लिए पॉलिसीज बनाइए, और वो उसकी वजह से बिजनेस ग्रो करेगा। तो उसको भी बड़े बिजनेसमैन ही कर सकते हैं। मान लीजिए वो ऑयल का काम हो रहा है, जैसे गैस का काम हो रहा है, ये जो तमाम बड़े बड़े काम हैं, या रोड्स की भी आप कहते हैं, या एयरपोर्ट्स की आजकल बिल्डिंग का काम चल रहा है, तो इसमें बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए। और फिर एक बहस ये भी शुरू होती है कि सरकार का काम धंधा करना नहीं है। राइट। सरकार का काम बिल्कुल धंधा करना नहीं है। खासकर हमने भारत में देखा कि भारत में जो सरकारी कंपनियां हैं, वो उनको प्रॉपर इंडिपेंडेंस नहीं मिलती है कि वो खुल के काम कर पाए। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण देखिए आप। जो तेल है, पेट्रोल डीजल है, उसको डीरेगुलेट किया गया था यूपीए के जमाने में। जी। आधा उन्होंने किया, आधा इन्होंने किया। लेकिन जी। कंपनियां अपने मन से तेल के दाम घटा बढ़ा नहीं पा रही हैं, क्योंकि सरकार उसकी प्रमोटर है तो और इसलिए वही वो डिसाइड कर रहे हैं। तो इसकी वजह से कंपनी की परफॉर्मेंस में बहुत असर पड़ता है। ओएनजीसी कंपनी इतनी बढ़िया कंपनी है, लेकिन उनसे पूछे कि पिछले 30 सालों में उन्होंने कितनी डिस्कवरीज की हैं, तो बता नहीं पाएंगे वो। क्यों नहीं कर पाए? क्या उनके पास टैलेंट नहीं? मैं मानता हूँ कि बहुत टैलेंट है, पैसे भी बहुत हैं, बिजनेस अच्छा चल रहा है, लेकिन उतनी बड़ी कंपनी ग्रो नहीं कर पा रही। क्यों? ये क्वेश्चन मार्क है अपने आप में। प्राइवेट में आप जाएंगे तो उनके पास ये एक लेवरेज है कि वो बेरहम होकर के किसी भी बिजनेस को बंद कर सकते हैं, चालू कर सकते हैं, नौकरी से निकाल सकते हैं, जोड़ सकते हैं,
तो बिजनेस होता है, एंड इट्स अ बिजनेस। बिजनेस धर्मार्थ से नहीं चल सकता था। फिर वो आप चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन बना लीजिए, आप धर्मशाला, तो धर्मशाला से कभी प्रॉफिट नहीं होता। ये सच हमें सबको स्वीकार चाहिए। जो खुद बिजनेस कर रहा है वो ये मानता है, अपनी दुकान में आप चैरिटी क्यों नहीं करते, लेकिन बाकी लोग चैरिटी करें, मैं अपनी दुकान में चैरिटी नहीं करूँ। तो ये जो हम लोगों के अंदर भी एक विचार रहता है ना कि मेरा बिजनेस सही चले और बाकी सब लोग पब्लिक के लिए चलाएं। तो ये होता। एक आलोचना विजय जी होती, जो अभी आप शायद हो सकता है आप सवाल पूछे, लेकिन मैं ऐड कर देता हूँ, या आप उसको सवाल में फ्रेम कर लीजिएगा कि क्या कुछ ही लोगों को सरकार इनेबल करती है क्या, है ना? जो पिछले 8-10 साल की बहुत तगड़ी आलोचना है कि सारे धंधे अडानी जी करेंगे क्या, सारे धंधे अंबानी जी करेंगे क्या, ये क्रिटिसिज्म होता है कि कंसंट्रेशन कर दिया। तो इसको मैं बहुत डीपली आपको समझाता हूँ। जैसे बिजनेस में हम लोग कहते हैं कि बिजनेस कंसंट्रेशन नहीं होना चाहिए, उससे रिस्क बढ़ता है कि अगर एक ही, मान लीजिए एक कंपनी के पास 100 क्लाइंट है और सारा बिजनेस उन्हीं से आ रहा है, उसमें से अगर 10 निकल गए तो बहुत तगड़ा असर पड़ता है। इसको बिजनेस कंसंट्रेशन का रिस्क कहते हैं। यही पैटर्न लगा के आलोचना की जाती है कि सारे एयरपोर्ट सब अडानी जी चलाएंगे क्या, ये क्रिटिसिज्म है। लेकिन जब आप इसको ब्रेक डाउन करेंगे तो आपको लगेगा नहीं, ये सच नहीं है। पहली चीज कि क्या प्रोसेस में फ्लॉ है, क्या आलोचना हो सकती है कि उनको विम्स एंड फैंसीज पे चिट्ठी लिख के ठेका दिया गया, ऐसा तो नहीं हुआ। प्रोसेस से हुआ है, बिडिंग से हुआ है। आपको लगता है कि वो प्रोसेस में कमी है तो आप चैलेंज कर सकते हैं। तो वो वाली आलोचना को मैं नहीं मानता। दूसरी आलोचना है कि सब उन्हीं को क्यों मिले, ये भी फैक्चुअली गलत है सर। अडानी जी के पास एक ही सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, वो है मुंबई का। कुल जमा उनके पास 8 एयरपोर्ट है, मुंबई के 2 मिला ले, एक नया भी जो बनना शुरू नहीं हुआ, तो 130 एयरपोर्ट है इस समय देश में। तो अगर 4 मेट्रो को आप लीजिए तो उसमें दिल्ली जीएमआर के पास, बंगलुरु जीएमआर के पास, हैदराबाद भी नहीं है उनके पास, चेन्नई कलकत्ता नहीं उनके पास है क्या, मुंबई के दोनों हैं, लखनऊ है, अहमदाबाद है, शायद जयपुर भी है। इस तरीके से टोटल 8 एयरपोर्ट है 130 में से। मैं बड़े मान लो, अगर चारों मेट्रो को ही अगर आप बड़े माने तो उसमें से एक ही तो है उनके पास। तो अगर आप टोटलिटी में देखेंगे ना तो आपको दिखेगा ऐसा नहीं है। दूसरी चीज आइए, आप क्या पावर की सारी कंपनी वही चला रहे हैं? नहीं, वो सबसे बड़ी कंपनी एनटीपीसी है सरकार की, टाटा पावर है, उसके बाद कहीं इनका नंबर आता है। वो भी इन्होंने जब मुंबई में बीएसईएस अनिल अंबानी वाली कंपनी को खरीदा, रिलायंस एनर्जी को, तब जाके वहां पे हुए। दिल्ली में आपके यहाँ टाटा की चलती है और उनकी चलती है। तो जब आप ब्रेक डाउन करेंगे ना, नैरेटिव्स में तो बहुत बढ़िया लगता है, सब अडानी को बेच दिया, सब कुछ एक ही को दे दिया गया है, लेकिन दरअसल ऐसा नहीं है। आप ब्रेक डाउन करके देखिए ना, देश के सारे बड़े पोर्ट में आप देख लीजिए तो एक ही पोर्ट उनका याद आता है ज्यादातर, मुंद्रा वाला। वो उन्होंने प्राइवेट बनाया, सरकार ने नहीं दिया है। उसकी जमीन की भी आलोचना होती है कि किस जमाने में उन्होंने बैरन लैंड ली थी जहां पे घास भी नहीं उगती थी। तो मेरा पॉइंट ये है कि उसकी आलोचना को देखते हुए क्या उससे उन्होंने सिर्फ खुद कमाया, देश को फायदा नहीं हुआ? क्वेश्चन ये है। मुंबई इज ए क्लासिक केस। मुंबई एयरपोर्ट जो नया वाला अब बन रहा है, ये जीवी के नाम की एक कंपनी के पास था और कांग्रेस के जमाने में उसको दिया गया कि पहाड़ तोड़ के बनाएंगे। वो कंपनी डिफॉल्ट कर गई, सिक हो गई, नहीं बना पाए वो। तो ये आलोचना हुई कि उनको डरा धमका के इनको दिलवा दिया गया। चलिए फर्ज करिए कि अगर वो उन्हीं के पास रहता, क्या वो बना सकते थे? आज भी नहीं बनता। लेकिन उनके पास ही जब इनके पास आया एनसीएलटी के थ्रू, तो आज आप देखिए वो दिसंबर में शायद ऑपरेशनल होने वाला है। तो कई बार हम लोग ना बहुत पॉलिटिकल नैरेटिव्स में इनकी आलोचना करने लगते हैं, लेकिन दरअसल वो सच से दूर होते हैं। और उस एयरपोर्ट से फिर अब मजे सब ले रहे हैं। और वो एयरपोर्ट डिले क्यों हुआ था मुंबई वाला? क्योंकि वहां पे सारे राजनीतिक दलों को जमीन चाहिए थी, क्योंकि वो सोना जो बन रही थी। तो जब तक हमारा पेट नहीं भर जाएगा हम बनने नहीं देंगे। फिर कुछ बहुत ही स्वफूर्त जागृत इन्वायरमेंटलिस्ट पता नहीं कहां से आ जाते हैं, उनको मैंग्रोव की चिंता हो जाती है। मुंबई 7 आइलैंड को रिक्लेम करके बनाया, खुद उसी रिक्लेम लैंड में बंगले में रहते हैं, लेकिन उधर नहीं बनने देंगे। तो ये जो चलता रहता है ना, ये इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द बिजनेस, इससे चिंता नहीं। एक तीसरी चीज जो जियो को लेकर के कही जाती है,
कि जियो आया तो बाकी सारी कंपनियां खत्म हो गई, अब डुओपोली बची, भारतीय एयरटेल और जियो, और जियो ने प्राइस तोड़ा और उसकी वजह से सब मर गए। मेरा प्रश्न ये है कि जब लाइसेंस बांटे गए थे, जो इतना बड़ा टेलीकॉम स्कैम जिसको लोग कहते हैं, मैं उसमें नहीं जाता, यूनिटेक नाम की कंपनी को भी मिल गया था लाइसेंस, वो बिल्डर है आपके यहाँ का, उसको क्या अनुभव था, उसको कोई अनुभव था टेलीकॉम का, लेकिन उसको भी मिल गया लाइसेंस, बांट दिए गए रेवड़ी की तरह, नहीं चल पाएंगे वो, वैसे ही मर जाते वो, और मर ही रहे थे। ये तो बहुत बाद में 2015-16 में लॉन्च हुआ है ना जियो, उससे पहले उनकी शुरू हो चुकी थी कितनी कंपनियों की डिफॉल्ट। क्या इन्होंने बहुत पैसा बनाया और किसी को फायदा नहीं हुआ? आलोचना नंबर 2 ये है कि मुनाफा कमा रहे बिजनेसमैन, आम आदमी को क्या? मान लीजिए सब एक ही को दे दिया तो मुझे क्या मिला, पब्लिक गुड में क्या गया? आप देखिए 2 ही कंपनियां हैं इस देश में टेलीकॉम की। आज आप अगर देखेंगे तो जियो का जो डेटा हम लोग ये अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो मेरा तो जियो का ही है, आपका हो सकता है एयरटेल का हो जी। वर्ल्ड एवरेज है $4.5 पर जीबी और हमको मिल रहा है 17 सेंट पर जीबी पे। वर्ल्ड का चीपेस्ट डेटा भारत में है। हमको फायदा हुआ कि नहीं हुआ? अगर हम वो वाली आलोचना को सही भी मान लूं तो कई बार होता है कि बिजनेसेस के अंदर अगर आप जाके देखेंगे ना तो लगेगा कि ये आलोचना एक्चुअली उतनी दमदार नहीं जो लोग नैरेटिव्स में करने लगते हैं। ये जरूर कह सकते हैं कि कहीं पे 19-20 का उनको लाभ हुआ होगा, मैं इससे इंकार बिल्कुल नहीं करता हूं। उसके लिए चंदा वाला कांड इतना बड़ा चल ही रहा है, वो भी हुआ होगा, मैं उससे भी इंकार नहीं कर सकता हूं। बट अंडर द टेबल किसने किसको कितना चंदा दिया ये हमें पता नहीं होता। तो मुझे लगता है कि लार्जर इंटरेस्ट में अगर आप देखेंगे तो बिजनेस और पॉलिटिक्स का बहुत घनिष्ठ संबंध है और ये हमेशा रहेगा। ये कभी खत्म नहीं होने वाला है क्योंकि दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, लेकिन अब आपकी बात मान लो तो ये तो सब धर्मराज युधिष्ठिर हो गए हैं आपके बिजनेसमैन। मैं ये समझना चाहता हूँ कि ये धर्मराज के खिलाफ हमारे जो राहुल जी हैं या अलग-अलग राजनेता अलग-अलग वक्त में एक लड़ाई जंग छेड़ देते हैं। अब जैसे अंबानी को एक बड़े बिजनेस ग्रुप के तौर पे देखिए, उनका नाम लिया जा सकता है। तो वो और उनकी और कांग्रेस की हमजोली लंबे समय तक रही। इसमें कोई चोरी छुपे की बात नहीं। अडानी की चर्चा राहुल गांधी जी लगातार हमला करते रहे, उनके हमले में आपत्ति, लेकिन एक कंट्राडिक्शन मुझे दिखाई देता है कि अशोक गहलोत की सरकार होती है तो वो अडानी के साथ काम करती है, भूपेश बघेल की सरकार होती है तो वो अडानी के साथ काम करती है, कुछ और सरकारें भी कांग्रेस की काम कर रही है। तो ये कैसे चल जाता है कि राहुल जी लगातार अडानी पर हमला कर रहे हैं, और क्या उसकी बड़ी वजह, क्या ये बिजनेस राइवलरी है या सिर्फ पॉलिटिकल राइवलरी है? ये पॉलिटिकल राइवलरी ज्यादा मेन है और पीछे से हो सकता है बिजनेस राइवलरी भी हो। जैसे पॉलिटिकल राइवलरी ये है कि सत्ता मेरे पास हो तब ठीक है, सत्ता उनके पास है तो मैं ये राइवलरी के तहत आरोप लगाऊंगा, आलोचना करूंगा कि जिससे पब्लिक के बीच में जाए कि अच्छा ये तो सब उन्हीं को दिए दे रहे हैं, सब मुनाफा वही कमा रहे हैं, तो वो सत्ता के लिए पॉलिटिकल नैरेटिव बनाता है। दूसरा, कई बार मतलब मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है इसलिए मैं इस बात को दावे के साथ नहीं कह सकता, लेकिन बिजनेस राइवलरी भी होती है। मान लीजिए मैं किसी ए ग्रुप के साथ बहुत जुड़ा हुआ हूँ और उसको लगता है कि यार ये तो बी वाले को बहुत फायदा दे रहे हैं, तो हम अपने आका से जाके कहेंगे अरे भाई कुछ करो ना, आप लोग देखो सब उधर ही चला जा रहा है। तो ये भी हो सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है और इसकी वजह से भी कई बार आलोचना होती है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज को या नेताओं को ये सच मालूम है। अगर ये सच नहीं है तो जैसा आपने कहा कि कांग्रेस के राज्यों में क्यों अडानी के साथ बिजनेस हो रहा, बंद कर दीजिए आप। अगर वो इतने ही मुनाफाखोर है, गड़बड़ बिजनेस कर रहे हैं तो ये स्टॉप देम ना, उनको ठेका मत दीजिए, उनको कैंसिल करिए, सारे नहीं कर रहे हैं आप, केरल तक में उनके पोर्ट बन रहे हैं। तो मैंने जो कहा ना कि सच सबको मालूम है कि उसके बिना काम चलेगा नहीं आपका। आपको मैं एक बहुत दूसरा एग्जांपल देता हूं। इस देश की जो आईटी इंडस्ट्री है जिसको हम सेलिब्रेट करते हैं, 1980 के दशक से वो शुरू हुई थी। राजीव गांधी ने कंप्यूटर पॉलिसी बनाई, फिर उसके बाद धीरे धीरे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया बना, फिर सनसेट क्लॉज आया, बहुत सारी चीजें आई। ये सरकारी पॉलिसी थी कि आईटी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है जो आज $250 बिलियन की हो गई है, उसको मदद की जाए। तो इक्विपमेंट अगर आप इंपोर्ट करते थे तो टैक्स ब्रेक मिलता था आपको, सर्विसेज एक्सपोर्ट करते थे अगर आप किसी सर्विस एक्सपोर्ट जोन से तो आपको बहुत रियायतें मिलती थी। ये क्या था? क्या ये 4 टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल और विप्रो को फायदा पहुंचाने के लिए की गई थी स्कीम? मैं नहीं मानता इसको।
ये स्कीम देश के लिए की गई थी और उसकी बहुत सारी कंपनियों ने उसका फायदा उठाया और हम सर्विसेज में लीडर बने। तो क्या कांग्रेस इसके लिए गड़बड़ कर रही थी? मैं नहीं मानता। तो अगर वही चीज मैं कर रहा हूं, अपने समय को लोग भूल जाते हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री को आजादी के बाद से हम मदद दे रहे हैं, मदद दे रहे हैं। टेक्नोलॉजी की अब अपग्रेडेशन फंड TUF चलता है, अब ड्यूटी ये सब ड्रॉबैक चलता इंफ्रास्ट्रक्चर का काम चल रहा है, तो सरकार को जरूरत है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना उनके काम नहीं चलेगा। है। राइट। सो मुझे लगता है कि इसको थोड़ा खुले दिमाग से सोचना चाहिए। और भाई फिर देखिए, जब ग्रुपिंग होगी तो 2 लोग इनके फेवर में होंगे, 2 इनके फेवर में होंगे। ये मैं मानता हूं कि 2 जो इधर उधर वाले हैं थोड़ा इनके ज्यादा करीब है, थोड़ा उनके ज्यादा करीब है, ये क्वाइट पॉसिबल है। लेकिन एक सवाल ये रहता है सर, आपने बहुत ठीक से इस बात को समझाया कि जो धर्मराज हैं युधिष्ठिर, उनके साथ श्री कृष्ण खड़े हुए हैं, लेकिन महाभारत में श्री कृष्ण नीति निर्देशक थे, वो बताते थे कि क्या नीति बननी चाहिए। कलयुग में युधिष्ठिर जो हैं, आपके धर्मराज जो हैं, वो श्री कृष्ण को बता रहे हैं कि पॉलिसीज क्या बननी चाहिए। क्या ये आरोप ठीक नहीं है? अगर इस आरोप को मैं सच मान लेता हूं मैं कि ये आरोप सच है कि अभी युधिष्ठिर बता रहे हैं कि कृष्ण से कि ये वाली पॉलिसी बनाओ जी, तो अब ये थोड़ा बहुत कंट्रोवर्शियल हो जाएगा कि क्या कृष्ण जी सही पॉलिसी बना पा रहे हैं बिजनेस की। समोसा डिस्कस हो रहा है, हमने पिछली बार ही कहा था आपसे जी, कि अगर डिस्कशन समोसे पे हो रहा है तो शायद फिर आइडिया कहीं और से आएगा। स्टार्टअप का आइडिया सरकार का नहीं है, ना मोदी सरकार का है, ना कांग्रेस सरकार का था कभी। ये आइडिया इंडस्ट्री का था, उसको सरकार ने लैप लिया, अपने हाथ में ले लिया और उसको प्रमोट किया। अब इसमें आप क्या कहेंगे, युधिष्ठिर ने आइडिया दिया या कृष्ण ने दिया? कई बार कलयुग में कृष्ण को युधिष्ठिर से भी सीखना पड़ेगा, ये आप सच स्वीकार कर लीजिए। जरूरी नहीं है ये सतयुग में या द्वापर में, त्रेता में हो सकता था कि त्रेता में राम थे, द्वापर में कृष्ण थे, लेकिन कलयुग में बहुत बार आईटी इंडस्ट्री का आइडिया सरकार का था क्या? वो तो नारायण मूर्ति जी का था, क्योंकि IPO नहीं बिका फिर भी उन्होंने किया। फिर बाद में कृष्ण को लगा कि ये आइडिया अच्छा है, अब इसको हम अपना बना लेते हैं, तो बना लिया अपना। तो ये आपका आरोप ठीक है कि कई बार कृष्ण को भी हिस्ट्री से सीखना पड़ेगा। तो लेकिन धर्मराज का ये आइडिया होता है क्या कि कभी हम कहते हैं कि नहीं, हम सब कुछ मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया करेंगे, देश में ही बनाएंगे, और जैसे ही धर्मराज का ये आइडिया समझ में आता है फिर आप कहते हैं कि नहीं नहीं, हम कोई गोरे काली जो करेंसी है उस पर कोई फर्क नहीं है। तो ये युधिष्ठिर का आइडिया है या कृष्ण का आइडिया है? ये दोनों का आइडिया है, क्योंकि ये मिक्स आइडिया है, ये इसमें पॉलिटिकल और बिजनेस दोनों है। तो पॉलिटिकल आइडिया ये हो सकता है कि हम मेक इन इंडिया करेंगे। युधिष्ठिर ये कहते हैं कि साहब मेक इन इंडिया नहीं हो सकता है, अभी ये सिर्फ असेंबल इन इंडिया होगा। क्योंकि युधिष्ठिर और कृष्ण इस बात के लिए दोषी हैं आजादी की बात से। आजादी के पहले तो हमारे पास कुछ था ही नहीं, हम तो मतलब कोई दूसरा डिसाइड करता था। आजादी के बाद से हमने तय करना शुरू किया। तो दोनों पार्टीज ने कभी इस बात पर जोर नहीं दिया कि हम अपना कुछ क्रिएट करें। हम क्रिएटर इकोनॉमी कभी थे ही नहीं, हम डेवलपर इकोनॉमी थे कि आप क्रिएट करके दे दो, हम डेवलप। हमारा एक क्रैम बिजनेस चलता मेडिकल में, जो फार्मा सेक्टर है उसमें क्रैम से कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग, कि आप कुछ आइडिया लेके आओ, मैं उसको मैन्युफैक्चर कर दूंगा आपके लिए। इसको कहते हैं जॉब वर्क। हाँ, आप गाड़ी ले आओ, हम चलाएंगे आपके लिए। तो इसमें तो भैया कृष्ण और ऋषि दोनों दोषी हैं। तो अब मेक इन इंडिया इनका आइडिया था, तो उनका नहीं, मेक इन इंडिया नहीं हो पाएगा साहब, असेंबल इंडिया हो जाएगा। ठीक है, आप असेंबल करो, हम उसको मेक इन बता देते हैं। ये हुआ है। तो आप चाहे मोबाइल फोन बना रहे हो, इंडिया है आप कह रहे हैं आज की तारीख में, असेंबल इंडिया इज मेक इन। अब एक चीज और, एक सेकंड, 10 सेकंड उसमें और। अभी पिछले कुछ एक 2 सालों 3 सालों में 4 सालों में आप कह सकते हैं कि कुछ बड़े इंडस्ट्रीज ने मेक इन इंडिया अपने यहाँ करना शुरू किया है, लेकिन वो बहुत नेसेंट स्टेज में है, उसमें बहुत समय लगेगा। ये एकदम सच है। तो क्योंकि आप अब रिसर्च शुरू कर रहे हैं आप, तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा, जो कि आपको बहुत पहले करनी चाहिए थी। तो अभी आप कह सकते हैं बिल्कुल शैशवावस्था है। वो तो ठीक है। यहाँ तो युधिष्ठिर के साथ जो अर्जुन बैठे हुए थे रथ पर, उन्होंने कहा कि ये स्टार्टअप कुछ नहीं है, ये समोसे ही बना रहे हो आप, सेमीकंडक्टर तो नहीं बना रहे। हाँ, ये भी तो एक बात है। हाँ, ये बात है, अर्जुन ने बिल्कुल ठीक कहा है। अब देखिए, मैं अपनी बात को आपको लगेगा मैं कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा हूं, लेकिन अर्जुन ने बिल्कुल सही कहा है। अब
हमारे यहाँ के जो स्टार्टअप है, और जो अर्जुन ने कहा कि आप आइसक्रीम और समोसे और पकौड़े बनाने के लिए आइडिया लेके आ रहे हो, ये आप देश के जो बहुत सारे बेरोजगार हैं उनको 10, 20, 25 रुपए पर डिलीवरी के पैसे देकर के आप उनको एक ऐसे काम में लगा रहे हो जो भविष्य में काम कुछ नहीं कर चल पाएगा। ठीक है, तो मेरी ये आलोचना है स्टार्टअप की दुनिया की कि हमारे जितने स्टार्टअप वाले भाई बंधु हैं वो सिर्फ और सिर्फ इस समय अपने वैल्यूएशन पे फोकस कर रहे हैं कि कैसे मेरे स्टार्टअप का वैल्यूएशन बढ़े, कैसे यूनिकॉर्न मुझे बहुत सारी फंडिंग मिले और कैसे मैं उसको लिस्टिंग करा के बहुत पैसे कमा लूं और उसके बाद मैं कैमेलिया में जाके 150 करोड़ का फ्लैट खरीदूं। ये मेरी क्रिटिसिज्म है उनके लिए, जबकि मैं खुद उसका बहुत बड़ा झंडाबदार हूं कि स्टार्टअप कल्चर सही है, लेकिन रास्ते से कहीं कहीं वो भटक रहा है। बेंगलुरु में अगर आप रहते हैं और आपके पास कोई भी आइडिया है ना, तो आपको पैसा बहुत आसानी से मिल जाता है। ये आसानी ने ये दिक्कत खड़ी कर दी है कि कुछ भी मतलब बना लो आइडिया, पैसा मिल गया, चालू हो गए, फिर स्टार्ट, मतलब अब कहना नहीं चाहिए, राकेश जी ने एक बार कहा था, मैं मेरे शब्द नहीं, राकेश झुनझुनवाला जी जो नहीं है इस दुनिया में, उन्होंने कहा था ग्रेटर फूल थ्योरी चल रही है इस देश में। वो ग्रेटर फूल थ्योरी बहुत नुकसान करेगी आने वाले समय में। तो स्टार्टअप के लोग अगर सुन रहे हैं तो प्लीज ओरिजिनल काम करिए। ग्रेटर फूल थ्योरी मत जाएगी वैल्यूएशन बढ़ाने के लिए, हमने आपको टिकाया, आपने किसी और को टिकाया, सबको मालूम है कि इसमें दम नहीं है, लेकिन वो लोग टेके हुए हैं। अब अंत में माला कौन पहनेगा मुझे भी नहीं पता। तो जो अर्जुन ने आलोचना की है मैं उसके साथ भी खड़ा हूं, मैं स्टार्टअप के साथ भी खड़ा हूं कि नहीं, कुछ लोग तो काम कर ही रहे हैं ठीक ठाक, लेकिन लार्जली केवल वैल्यूएशन पे फोकस कर रहे हैं। तो वो आलोचना सही है अर्जुन की। बिल्कुल अर्जुन की आलोचना ठीक है, लेकिन मुझे ये समझाइए, एक और इससे जुड़ा हुआ किस्सा है इलेक्टोरल बॉन्ड्स का। तो हाँ, जो मतलब वो भी एक रिलेशनशिप बिजनेस और पॉलिटिशियंस की है, तो उसमें जो हो रहा है, दुर्योधन क्या कर रहे हैं, युधिष्ठिर क्या कर रहे हैं, वो तो ठीक है, लेकिन भीष्म जो है पितामह, वो सिंहासन के साथ बैठे हुए हैं और पट्टी जो धृतराष्ट्र वाली थी वो उन्होंने अपनी आंखों पर बांध रखी है। ऐसा नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। अगर मान लीजिए जब मैंने लॉ की पढ़ाई की, उदाहरण से ही मैं आपको समझाऊं, मैंने लॉ की पढ़ाई की तो उसमें यह हुआ कि 4 आदमी बैंक लूटने के लिए गए। ये एक कानून समझाने के लिए था कि अपराध तय कैसे होता है। 4 आदमी तय किया कि हम बैंक लूटेंगे, तो एक की ड्यूटी लगाई गई कि तुम बैंक से 300 मीटर दूर खड़े रहोगे नजर रखने के लिए, खाली कि पुलिस वाला तो नहीं आ रहा कोई, तो वो 300 मीटर दूर खड़ा है। एक गेट पे खड़ा हो गया कि एकदम दरवाजे पर हो, देखो कोई आ तो नहीं रहा है, और तो 2 अंदर गए बैंक लूटने के लिए। तो जब अपराध तय होगा, डकैती का केस बनेगा, तो किस पर लगना चाहिए आप बताओ? जिसने लूटा अंदर जाके उस पर लगे कि जो बेचारा 300 मीटर दूर खड़ा खाली देख रहा था? और कानून एविडेंस पे चलता है कि भाई एविडेंस किसके खिलाफ है, ये 2 लोग घुसे थे, इन्होंने बैंक लूटा। जो उन्होंने गेट की है, मैं तो सीसीटीवी में उन दोनों की तस्वीर आई है, दूर खड़ा था, और जो 300 मीटर दूर हो गया तो समय तो था ही नहीं, मैं तो चौराहे पर चाय पी रहा था। लेकिन कानून ये कहता है कि इन सब के ऊपर लगेगा, क्योंकि जो मेंस रेशिया है वो कहता है कि इंटेंट इज इंपॉर्टेंट, इंटेंट पे तय होता है अपराध। तो आपने 100 रुपए लिए या आपने 100 करोड़ लिए? क्यों लिए आपने 100 रुपए? आप नहीं लेते तो राजेश खन्ना को गाना है ना कि पहला पत्थर वो मारे जिसने आज तक अपराध न किया हो। जिसने पाप ना किया हो। आप खुद पाप करके बैठे और आप मुझे ज्ञान दे रहे हैं। तो बॉन्ड वाली कहानी यही है कि थोड़ा हमने थोड़ा लिया इसलिए मेरे को क्रिटिसिज्म करने का अधिकार है, आपने ज्यादा लिया इसलिए आपका होगा क्रिटिसिज्म। ये नहीं चलेगा। या तो आप जीरो खड़े, आप इसमें लेफ्ट वालों को कह सकते हैं, उनको अब उनको मिला नहीं है, उन्होंने लिया नहीं, वो अलग डिबेट है, लेकिन वो कह सकते हैं, बाकी किसी को कहने का हक नहीं है। आप ये आलोचना जरूर कर सकते हैं, बेनिफिट ऑफ डाउट तो दे ही सकते हैं लेफ्ट वालों को। बिल्कुल नहीं, आप ये आलोचना कर सकते हैं मेरे को कम क्यों मिला, हाँ, ज्यादा देना चाहिए था, मुझे कम क्यों मिला। ये आपकी क्रिटिसिज्म बिल्कुल सही है कि हमको भी ज्यादा मिलना चाहिए था। ये तो मैं मानता हूँ कि भाई ज्यादा मिलना चाहिए, सबकी इच्छा होती है। मसला क्या है सर, उसमें गंभीर मसला ये है, किसको मिला कम ज्यादा नहीं है, उसमें मसला यह है कि सरकारें जिसकी होती हैं, जिस भी पार्टी की, जैसे राज्यों में भी है, तो उनको ज्यादा मिला। तो इसका मतलब ये रिश्ता इतना पाक साफ नहीं है, क्योंकि यदि आपकी राजनीतिक विचारधारा हो, आपको देश निर्माण हो, तो वो तो फिर सबको बराबर दे देंगे। आपने कहा कि अंडे अलग अलग बास्केट में रख दीजिए,
लेकिन आप किस बास्केट में ज्यादा रख रहे हो, किस में ये कर रहे हो। नीरज वाजपेयी जी के यहाँ पे दिवाली की मिठाई देने जाते हैं तो चांदी की थाली में सोने के सिक्के रखकर जाते हैं। विजय त्रिवेदी के जाएंगे तो आधा किलो लड्डू भिजवा देंगे, फिर कहेंगे हम तो सबको बांट रहे थे। एग्जैक्टली सर, आपने बहुत अच्छी बात कही। हम लोग तो पत्रकार रहे हैं तो बहुत सारे लोग गिफ्ट भेजते थे दिवाली में। ये साफ रहता था कि किसी के यहाँ बहुत अच्छी गिफ्ट जाती थी, किसी के यहाँ कम जाती, किसी के यहाँ सिर्फ काजू का एक छोटा सा पैकेट गया और किसी के यहाँ सोने का सिक्का गया। ये फैक्ट है। सारे कॉपकॉम वाले सुन रहे होंगे तो मुझे गरियाएंगे भी, लेकिन ये सच है। वो इसलिए सच है सर कि मानव जीवन ही ट्रांजैक्शनल है। आप मुझे बहुत लाभ दे सकते हैं तो मैं आपको बड़ा गिफ्ट दूंगा, आप मुझे छोटा लाभ दे सकते हैं तो मैं आपको छोटा गिफ्ट दूंगा। आप मेरे सिर्फ दोस्त हैं जिनके साथ मैं खाली गपशप कर सकता हूं, तो हो सकता है मैं खाली आपको मैसेज, व्हाट्सएप पे मैसेज हैप्पी दिवाली। दुनिया ट्रांजैक्शनल है सर, जिधर से बड़ा लाभ उससे ज्यादा। ये इसमें तो मतलब सोचना ही नहीं है। माँ भी बच्चे को दूध तब पिलाती जब बच्चा रोता है। फ्री में दुनिया में क्या होता है, इसलिए कहता हूं देयर इज नो फ्री लंच। दुनिया ट्रांजैक्शनल है सर, इसको तो हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। सर इसमें एक चीज आप मुझे समझा दीजिए, बहुत अच्छे से आपने ये बात समझाई है कि ये सारी हाँ। गड़बड़ गांधी की वजह से तो नहीं हुई, जिन्होंने कहा कि लोकतंत्र में लोकलाज जरूरी है। आप सोचिए अमेरिका को देखिए, आप थोड़ा सा उसको ठीक से समझा सकते हैं मुझे कि अमेरिका में कॉर्पोरेट हाउसेस किसी भी पार्टी के साथ साफ साफ तौर पर, खुले तौर पर उनके साथ है। वो रिपब्लिकन के साथ हो, कुछ डेमोक्रेट्स के साथ हो, उसमें कोई चोरी छुपे। यहाँ ये जो आपने अच्छे अच्छे बड़े स्टोर के पर्दे लगा रखे हैं और पर्दे के पीछे जो रिश्ता रखते हैं, और वैसे कहा ही जाता है कि जहां भी छुपाव है वहां तो कुछ बुरा गड़बड़ है ही। क्या ये पॉलिसी आपको ठीक लगती है, जो हिंदुस्तान की लोकलाज की, जो सो कॉल्ड लोकलाज की पॉलिसी? देखिए इसमें सर थोड़ा सा ये दिक्कत हमारे यहाँ ये है कि यूएस में जो पॉलिसी और हमारे यहाँ पॉलिसी, क्योंकि हमारा मतलब समाज के तौर पे या डेमोक्रेसी के तौर पे हम कहते जरूर हैं, हम उतने इवॉल्व है नहीं। अभी हमें बहुत साल लगेंगे जब हम इस सच को स्वीकार कर सकें। अभी इलॉन मस्क की गलबहियां आपने देखी ट्रंप के साथ, और चुनाव जीतने कुछ महीने बाद वो मंत्री भी बन गए, ये भी किया वो भी किया, अब उनकी लड़ाई हो गई। लड़ाई के बाद वो अलग हो गए और उन्होंने बहुत भयानक आलोचना शुरू कर दी। फिर उन्होंने अपनी एक पार्टी भी बना ली। फिर उनको किसी ने क्यों बनाई थी, क्योंकि वो सब्सिडी खत्म कर रहे थे ट्रम्प भाई, कि ईवी की सब्सिडी मैं खत्म करूंगा। तो वो गुस्सा हो गए, उन्होंने अपनी पार्टी तक बना ली। फिर उनको किसी ने समझाया कि भाई अभी ज्यादा पंगा मत करो, आप बिजनेसमैन हो, ज्यादा नुकसान हो सकता है, तो अब शांत हो गए। क्या इतना इवॉल्व इंडिया है? क्या मुझे नहीं लगता है कि इस लेवल की लड़ाई अगर कोई इंडस्ट्रियलिस्ट कर ले सरकार से तो सर्वाइव भी कर पाएगा, मुझे नहीं लगता। अभी तो इतना इवॉल्व हुआ है कि दोस्ती है तो अपने अफसर को राज्यसभा भेज दो, इससे ज्यादा नहीं। और चोरी छिपे, चोरी छिपे, खुलेआम भी नहीं। आपकी मतलब खुल के आप अगर करोगे तो वाला पब्लिक एक्सेप्ट नहीं करेगी। हमारा समाज तौर पे हम अभी उतना इवॉल्व नहीं हुए कि इस, मैं इतने ज्ञान आपको जो दे रहा हूं ये फैक्ट बेस्ड है, आप जाके कहीं भी चेक कर लो। लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा है, लेकिन हम स्वीकार नहीं करते। हम अपनी दुकान पे सारे रूल फॉलो करना चाहते हैं कि प्रॉफिट का रूल लगेगा, लेकिन बगल वाली दुकान पे धर्मार्थ रूल लगना चाहिए, ये जान के भी हम एक्सेप्ट नहीं। दूसरे की दुकान पे प्रॉफिट रूल मानते हैं। यस, अभी मुझे नहीं लगता भारत में उस लेवल की एक्सेप्टेंस आ पाएगी कि इंडस्ट्री को या इस तरह की प्रेशर ग्रुप को रिकॉग्नाइज कर लें लोग, वो लोग उसको बुरा मानने लगेंगे। चलिए, बहुत अच्छी चर्चा आपने की, बहुत सारी बातें बता दी है। अब मैं नहीं कह रहा नीरज जी को कि भाई उनके, क्योंकि उनके तो बहुत सारे दोस्त हैं, और जो दे रहे हैं वो भी, जो ले रहे हैं वो भी, तो उन पे किसी दिन और भी चर्चा करेंगे कि क्या है। लेकिन फिर भी एक खिड़की आपने खोल दी, उसके लिए बहुत शुक्रिया। अब हम चर्चा करते हैं स्टार्टअप की। मौसम अभी चल रहा है दिल्ली में, रोमांस का, रोमांटिक हो रहा है। फ्लावर्स जो है ना भेजे जा रहे हैं, गिफ्ट किए जा रहे हैं, और जैसे आप कहते हैं गिफ्ट नहीं देते तो कम से कम छोटे रिश्ते में फूल तो भेज ही देते हैं। बिल्कुल। तो एक गाना था मैंने किसी जमाने की, फूल तुम्हें भेजा है खत में, है ना? तो खत वाला फूल किताबों में सूखे फूल मिला करते थे। कलयुग चल रहा है ना सर, तो खत वाला फूल जो है सूख जाता, मुरझा जाता। किताब के बीच में लोग फूल रखते थे गुलाब का, तो उस समय इमोशंस होते थे, तो वो तब भी वो ताजा लगता था। लेकिन समय के साथ बदला, लोगों ने मुरझाया फूल नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा। और हर एक बढ़िया बिजनेस आइडिया के पीछे कहीं ना कहीं कोई महिला का हाथ होता है। तो एक सज्जन थे, उन्होंने, उनका नाम विकास गुटगुटिया है, उनका कैलकाटा का बिजनेस और परिवार था।
90 की बात, 1990 की, तो वो उनके यहाँ फूल का काम होता भी था। मैं बात करूं फंस एंड पेटल की, जो एक फूल वाली कंपनी है, बड़ी कंपनी गुलदस्ते है, या देश भर में फूल बांट रही है। बहुत बड़ी कंपनी है और 400 से ज्यादा उनकी फ्रेंचाइजी है जब जगहों पे है वो। अब वो गिफ्टिंग के आइटम भी, केक वगैरह भी बनाने वो लगे हैं। सबका तो विकास ने एक बार ये देखा कि जब आप फूल खरीदने जाते हैं तो उसकी एक तो बहुत हैंडलिंग खराब होती है, उसके ऊपर चल रहे हैं ऐसे ही पड़े हुए जमीन पे, शाम तक वो मुरझा भी गए, पानी भी नहीं डल रहा, तो खराब सराब हो जाते हैं। तो जब आप किसी को गिफ्ट देते हैं तो आपको लगता है ना एकदम फ्रेश ताजे हो, उसमें पानी की एक बूंद अगर दिख जाए गुलाब की पंखुड़ी में तो क्या मजा आ जाएगा। तो इसको कैसे बिजनेस में कैप्चर किया जाए, ये उन्होंने सोचा और फिर धीरे धीरे उन्होंने उसको डेवलप किया। कैसे? हब एंड स्पोक मॉडल बनाया। तो पहली प्रॉब्लम आइडेंटिफाई क्या की उन्होंने, जो हम लोगों का बेसिक है प्रॉब्लम, ये थी कि मुरझाए फूल नहीं भेजने हैं, नहीं ताजे भेजी। भेज। पहली समस्या ये आई। अब इस समस्या का सोल्यूशन क्या हुआ कि हब एंड स्पोक मॉडल किया जाए, कि हर शहर में फ्रेंचाइजी बनाई जाए और वहीं से वो चीजें डिलीवर हो और उसको रखने के लिए प्रॉपर इंतजाम किया जाए कि फूल ताजे बने रहे। तो जो नॉर्मल दुकानें होती थी, छोटी मोटी दुकानें, उससे हटके एक ब्रांडिंग और कॉर्पोरेट दुकान हुई और उसके बाद वो फूल का पूरा बिजनेस उन्होंने शुरू किया। और इसका मॉडल ही था फ्रेंचाइजी, ब्रिक एंड मोर्टार वाला। और फिर धीरे धीरे ये बिजनेस चल पड़ा। अब इनका करीब 600-700 करोड़ का टर्नओवर है, 130 शहरों में है, 400 फ्रेंचाइजी है। और सिर्फ गुलदस्ता ही नहीं, अब तो केक वगैरह भी तमाम और गिफ्टिंग आइटम बनने लगे हैं। गिफ्ट आइटम भी वो भेज रहे हैं। तो एक लेकिन सोचिए, एक बहुत ही जिसको पेरिशेबल प्रोडक्ट्स है ना पास, पेरिशेबल है। यस, समझते हैं कि शेल्फ लाइफ जिसकी हो ज्यादा, हम आमतौर पर बिजनेस में ये ध्यान रखते हैं कि जिसकी शेल्फ लाइफ ज्यादा हो उस पर काम किया जाए। तो ये तो जोखिम वैसे ही बिजनेस में ज्यादा आता है, और पेरिशेबल प्रोडक्ट्स को आप ले रहे हैं, आइटम को ले रहे हैं, तो उसमें तो रिस्क और बढ़ गया। एंड 24 घंटे से ज्यादा इसकी लाइफ नहीं फूल की, वो मुरझाने लगता है। और ऑनलाइन भी है। आप चाहे तो आज शाम को मुझे एक गुलदस्ता भेंट कर सकते हैं। आप केवल फन एंड पेटल पे ऑनलाइन जाइए और लिखिए कि नीरज जी को एक गुलदस्ता दे के आओ, तो मेरे पास आ जाएगा गुलदस्ता। पहले ये सुविधा नहीं होती थी। तो आप अपनी गर्लफ्रेंड को बेंगलुरु में या चेन्नई में अभी भी भेज सकते हैं अगर आप चाहें तो, या जयपुर में भेज सकते हैं। अगर हो तो अब ये सवाल मैं ऑनलाइन नहीं पूछूंगा। लेकिन ये बिजनेस बड़ा हो गया है स्टार्टअप का, और आपने कहा कि पहले जो समस्या को समझे और क्लाइंट एग्जैक्टली। बिल्कुल। चलिए सर, ये फूलों की महक के साथ इस प्रोग्राम को खत्म करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने ये महक के साथ, रिश्तों के साथ, रिश्ते और महक और फूल सब आज इस प्रोग्राम में जुड़े हुए, तो उसके लिए बहुत शुक्रिया। आप भी अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और अच्छा लगे तो फूल भी भिजवाइए। प्रणाम। बिल्कुल, फूल भी एक बिजनेस है।